जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। चलें जी, पॉइंट नंबर 4 करें अब। एक मिनट, एक चीज दिखा दूं जरा, पेज 204 पे देखें। हाउ टू टैकल, सब्र करना पड़ता है। इफ टैक्स अथॉरिटीज आर यूजिंग कैश बेसिस, तो सब्र करना है। पॉइंट 2 से 5 हमने सब्र किया है। क्या मतलब? पहले टी अकाउंट बनाते हैं इनकम या एक्सपेंस का, फिर करंट टैक्स की वर्किंग में रिवर्स करते हैं इनकम एक्सपेंस एंड रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट या रिसीट, और फिर डेफर टैक्स की वर्किंग में कैरिंग अमाउंट आएगी, टैक्स बेस नहीं आएगी। ठीक है, यही कर रहे थे ना। चलो, अब कैसेट का साइड बदलने लगा। हमारे ज़माने में होती थी कैसेटें, आपने तो शायद देखी नहीं होगी। ठीक है, रील वाली हैं, तो साइड बदल गया, कैसेट की साइड बदल गई। अब पढ़ो। करंट लायबिलिटीज में पड़े हुए हैं सैलरीज एक्सपेंस जिनकी कैरिंग अमाउंट है एक्रूड सैलरीज एक्सपेंस, मतलब सैलरी एक्सपेंस क्या है? पेएबल। तो सैलरी पेएबल, सैलरी एक्सपेंस पेएबल। ठीक है, अच्छा लेजर बनाओगे? ठीक है, बनाओ। लेजर तो वैसे ही बनना है ना, जो सिखाया हुआ है। अधूरी बात समझ आ गई ना? बात अधूरी की मैंने सवाल के अंदर, लेकिन पहले बताया है मकसद पे पहुंच रहे हैं हम। पूरा लेजर भी होता तो भी मकसद यही निकलना था जो हमारे पास आ रहा होता। जल्दी करो, जल्दी, शाबाश। जल्दी आ जाओ यार, काम शुरू हो गया है साडा। यू आर लेट। ओके जी, एडजस्टमेंट नंबर 6। इससे पहले भाजन हमने ना देखे जाके कुछ पढ़ लिया है, अब आप लेट हो गए। मैंने क्या कहा था? 11:10 पे क्लास शुरू होनी है, ऐसे ही है ना? 11:18 पे आप आए हैं। अच्छा देखो भाई, करंट लायबिलिटीज में शामिल है एक्रूड सैलरीज एक्सपेंस पेएबल, सैलरीज एक्सपेंस पेएबल है करंट लायबिलिटीज में, सैलरीज एक्सपेंस पेएबल है। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है? लेजर बना लें। तो सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस का लेजर है। ठीक है, और क्लोजिंग में पेएबल आ रहा है डेबिट साइड पर, क्लोजिंग पेएबल कितना जी? 13। ठीक है, अब बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे पिछला सवाल इसलिए मैंने वो सामने रख के करवाया था कि मैंने आपको ये प्रूव करना था कि नतीजा वही निकल रहा होता है। इस पे तो कंफर्म है ना अब आपको? ठीक है, तो बस इस ट्रीटमेंट सीखें, आसानी से करें काम, तो उल्टा आसान हो जाता है काम। अधूरे काम से पूरा नतीजा ले लेते हैं हम, थोड़ा सा काम करते हैं, पूरा लेजर भी नहीं बना रहे। अब बैलेंसिंग फिगर तो निकल ही आएगी, लेकिन सोच भी लें, सोचने में कोई हर्ज है? दिमाग तो कम थोड़ा ही हो जाएगा। अगर एक एक्सपेंस अभी पेएबल है तो इसका मतलब एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है, पे नहीं हुआ तभी पेएबल है, ऐसा ही है ना? ठीक है, वैसे बैलेंसिंग फिगर 13 इस तरफ आ रही है, तो एक्सपेंस के लेजर में कैश डेबिट साइड पे आता है, इधर एक्सपेंस की फिगर आती है पीएनएल वाली। ठीक है, तो ये 13 रुपया आपने बैलेंसिंग फिगर निकाल ली। ठीक है जी, अब ये तो आपका स्टेप 1 हो गया। अब जो अब सवाल में आए, टैक्स रिलेटेड एक्सपेंस हैज बीन डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पसेस, यानी हमने भी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, टैक्स वालों ने भी उसको डिडक्शन के तौर पे अलाउ किया। इसका मतलब जुमले का क्या होता है? टैक्स अथॉरिटीज आर यूजिंग, ये टैक्स अथॉरिटीज है, मैं अकाउंटिंग हूं, हम भाई भाई हो गए। क्या मतलब? हमने भी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, उन्होंने भी एक्सपेंस अलाउ किया। तो ये सिनेरियो शुक्र वाला है। सबर के बाद शुक्र भी करें, अल्लाह नेमत को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, शुक्र वाला सिनेरियो आ गया जी। देखो, हमने सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया एक्रूअल बेस पर, पे नहीं किया था, हमने पीएनएल के अंदर एक्सपेंस बुक किया और बैलेंस शीट में पेबल शो कर दिया। वो कह रहे हैं ये कौन सा एक्सपेंस है? हमने कहा सैलरी एक्सपेंस। पे कर दिया? नहीं, कर देंगे, लेकिन सर्विसेज ले ली। ठीक है, अलाउड है,
द रिलेटेड एक्सपेंस, भाई भाई बंद ही नहीं हो रहा, तो बंद ही नहीं हो रहा भाई ये क्या हुआ है, हमें भी पता है क्या हुआ है जी। हाँ, द रिलेटेड एक्सपेंस हैज बीन डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पसेस का मतलब हम भी एक्सपेंस बुक किए बैठे थे, उन्होंने भी कहा हाँ हाँ ये एक्सपेंस है, मतलब टैक्स वाले एक्रूअल बेसिस पर आ गए, टैक्स वाले भाई भाई, टैक्स वाले और हम भाई भाई। अब पहले जनाब जाया करते थे करंट टैक्स की वर्किंग में, अब मुझे हमने भी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, उन्होंने भी एक्सपेंस अलाउ किया, तो इसका मतलब करंट टैक्स में क्या करेंगे, नथिंग। तो डू नथिंग, जो आप रोज करते हैं, पीपल से नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई से आई डू नथिंग एवरी डे, है ना। तो अगर टैक्स वाले अक्रूवल बेसिस पे हैं तो मतलब हमने एक्सपेंस बुक किया, टैक्स वाले भी कह रहे हैं ये एक्सपेंस ही है, तो हम दोनों क्या हो गए, भाई भाई। तो करंट टैक्स के अंदर डू नथिंग, करंट टैक्स की वर्किंग में डू नथिंग। तीसरा स्टेप, पहला स्टेप क्या, लेजर बनाया, फिर टैक्स वाले किस बेस पर हैं, एक्रूवल पे, तो करंट टैक्स में डू नथिंग, जो हमने एक्सपेंस बोला उन्होंने भी एक्सपेंस बोला, तो डू नथिंग, डू नथिंग, ठीक है। डेफर्ड टैक्स में आए, सैलरीज पेएबल, सैलरी एक्सपेंस पेएबल, कितना आ रहा है 13। अच्छा, अब अगर हम इसको कह रहे हैं कि ये एक्सपेंस है, पेमेंट तो हुई नहीं, तो इसका मतलब हम उसकी एंट्री कर रहे हैं ना, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, हमारे हिसाब से ये एक पेएबल एक चीज स्टैंड करती है, और आज वो भी हमारी दुनिया में आ चुके हैं, तो इसका मतलब वो अगर इस एक्सपेंस को एक्सपेंस कह रहे हैं तो फिर वो इस पेएबल को भी पेएबल मान रहे हैं, तो एक्सपेंस कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब शुक्र की कैफियत तो आ गई कि करंट टैक्स में कुछ करना नहीं, और डेफर्ड टैक्स में कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बाई 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 बाई, उधर भी जो हमने कहा उन्होंने किया कुछ ना करें, इधर भी जो हम कह रहे हैं वो कह रहे हैं कुछ ना करें, तो फिर डिफरेंस कितना आ गया, तो अगली लड़ाई मुक गई ना टैक्सेबल ना डिडक्टेबल, ना सोच ना लिखना ना करना, अल्लाह लाते खैर सल्ला। तो इसीलिए ये कम कम होगा क्योंकि ये आसान काम है, लेकिन ये होगा जरूर, क्योंकि बच्चा दूसरा सीख ले और ये पता ही ना उसको, तो ये बड़ी टेक्निकल बात है, ये बराबर करना बड़ा टेक्निकल बात है। यहां पे खुदा ना खास्ता आपने कोई डिफरेंस ले लिया, यहां पे कुछ भी यहां पे लिख दिया, डिफरेंस आ गया, तो वो तो टैक्सेबल या डिडक्टेबल, अब ये लायबिलिटी डिडक्टेबल, हालांकि वो कह रहे हैं हमने डिडक्शन दे दिए, फिर काहे का डिडक्टेबल, बात समझ आ रही है। तो भाई आसान हो गया, क्या आसान हो गया, अगर टैक्स वाले भी अक्रूवल बेसिस पे, हम तो होते ही अक्रूवल पे हैं, अगर टैक्स वाले अक्रूवल बेसिस पे होंगे तो फिर लेजर बनाने के बाद हम भाई भाई, ठीक है, करंट टैक्स में डू नथिंग, और डेफर्ड टैक्स के अंदर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर, देयर विल बी नो डिफरेंस, डिफरेंस है नहीं हमारा उनका, कोई टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, हमने भी आज एक्सपेंस बनाया, उन्होंने भी आज एक्सपेंस मान लिया, ठीक है, डन। नेक्स्ट, अगला आप जल्दी से कर दो। तो ब्रेक इसलिए दी थी कि हैवी काम पहले किया है, अब आसान काम एंड पे करना है, बस परमानेंट डिफरेंसेस के लिए एक दो रूल्स थोड़े से ध्यान से देखने, बाकी मुश्किल काम कर लिया था तो ऐसे हो जाना काम, लेकिन थोड़ा रिलैक्स भी तो करना था ना, वो जो पढ़ाया था वो एब्जॉर्ब हो गया थोड़ा सा, फिर अगला काम। ट्रेड रिसीवेबल्स, अगेन पूरा लेजर ये भी नहीं है, डेटर के लेजर में ओपनिंग भी होता है, सेल्स भी होती है, कैश रिसीव्ड भी होता है, कोई बैड डेट वगैरह सब कुछ होता होगा, हमें उसका कोई पता नहीं, सिर्फ क्या कह रहा है क्लोजिंग रिसीवेबल, पूरी कहानी नहीं। तो ट्रेड रिसीवेबल्स हैव अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 50, ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर्स हैव अ कैरिंग अमाउंट, यानी कि क्लोजिंग रिसीवेबल होता है ना, डेटर्स का बैलेंस रिसीवेबल, तो क्लोजिंग में क्या आ रहा है जी, रिसीवेबल कितना 50, ठीक है जी। अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब वैसे जरा बाय द वे सोचो, अगर रिसीवेबल है तो मतलब इनकम रिकॉर्ड की है, रिसीव नहीं, कैश नहीं आया, इनकम है कैश नहीं है, तो फिर इनकम बैलेंसिंग आएगी। वैसे चेक भी कर लो, बैलेंसिंग फिर इस तरफ आ रही है, तो सेल हुआ करती थी, इनकम लिखो या सेल लिखो, बात तो सेल भी तो इनकम ही है, ये 50 आ गया, ये आपने क्या निकाला जी, बैलेंस, ठीक है जी। अब हमने
50 रुपए की इनकम पीएनएल में रिकॉर्ड की, शायद इसलिए कर ली होगी कि हमने गुड्स डिलीवर कर दी, पैसे अभी नहीं भी आए तो एक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हुए हम तो इनकम रिकॉर्ड कर लेते होते। ऐसे ही है तो बोलो, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब क्या हमने सिर्फ 50 रुपए की इनकम रिकॉर्ड की होगी? असल कहानी तो ये नहीं है। असल में तो बेटा ओपनिंग होगा, बहुत सारी सेल्स होंगी, बहुत सारा कैश आया भी होगा, ये तो रिसीवेबल भी इतना रह गया, तो बाकी जो सेल हुई होंगी वो कैश भी आ गया होगा। तो इसलिए अगर पूरी कहानी भी होती तो नतीजा यही निकलना चाहिए, मैं पहले बता चुका। अच्छा, अब छोड़ो, पूरी कहानी तो है नहीं ना। हमने पीएनएल में 50 रुपए की इनकम बुक की हुई है, ऐसा ही है, हमने तो की हुई है ना। अकाउंटेंट्स तो एक्रूवल बेसिस पे चल रहे हैं, तो हमने 50 रुपए की इनकम बुक की हुई है। दुख 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 दुख, रिजल्ट वाला नहीं है ये वाला। द रिलेटेड इन रेवेन्यू हैज बीन इंक्लूडेड इन टैक्सेबल प्रॉफिट्स, यानी ये रेवेन्यू टैक्सेबल प्रॉफिट्स में भी शामिल है। मतलब टैक्स अथॉरिटीज, मतलब भाई भाई आसान काम। तो फिर क्या करेंगे? टैक्स वाले अगर एक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो करंट टैक्स की वर्किंग में डू नथिंग, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर। कितनी है कैरिंग अमाउंट? टैक्स बेस भी कितनी? देयर इज नो डिफरेंस, क्योंकि वो एक्रूवल पे आए हैं तो तभी ही उनकी दुनिया में इन नामों का एग्जिस्टेंस आया। तो डिफरेंस क्या आ गया जी? जीरो। कोई डिफरेंस है ही नहीं, जिंदगी आसान हो गई। ठीक है, तो ये दूसरा रूल है। ये आपके गैर मौजूदगी मैंने ये पढ़ाया था भाई, गैर मौजूदगी में। ये पहला रूल क्या था? अगर टैक्स अथॉरिटीज कैश बेसिस पर है तो फिर क्या करना पड़ता है हमें? सब्र। करंट टैक्स में पहले टी अकाउंट बना के करंट टैक्स की वर्किंग इनकम एक्सपेंस को रिवर्स करना पड़ता है और रिकॉर्ड करना पड़ता है कैश को। और डेफर्ड टैक्स में कैरिंग अमाउंट होती है, टैक्स बेस नहीं होती, तो डिफरेंस भी आता है, टैक्सेबल या डिडक्टेबल, पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है। जबकि अगर टैक्स वाले यूज कर रहे हैं एक्रूवल बेसिस तो शुक्र। ठीक है, प्रिपेयर टी अकाउंट, वो तो बनाना ही होता है पहले। ठीक है, नो एडजस्टमेंट, डू नथिंग। फिर डेफर्ड टैक्स में कैरिंग अमाउंट विल अपीयर एंड टैक्स बेस विल बी इक्वल टू कैरिंग अमाउंट। शुक्र। तीसरा, ये 7वां हो गया। 8वां क्या है? चलो जी, डिविडेंड रिसीवेबल। चलो जल्दी से करो, आप जल्दी करो, पूरा कर देना, एंड तक कर देना। ठीक है, जल्दी करो, शाबाश। हाँ जी, एंड तक पहुंचाना है। करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सब कुछ कर लो। ये एग्जाम्प्ट इनकम है, मुझे पता है आपको, आपने पहले किया हुआ है। करंट टैक्स में किया हुआ है, डेफर्ड टैक्स में पहली बार आ गया, कोई नहीं, अपनी सोच लड़ा के कर दो कुछ ना कुछ। आज तक कभी भी कोई परमानेंट डिफरेंस रिसीवेबल या पेएबल नहीं था। मतलब इनकम जो एग्जाम्प्ट होती थी बस वो इनकम होती थी, रिसीव्ड हो गई थी, रिसीवेबल नहीं था। मैंने उस दिन भी कहा था, आज आ गया है। तो आज डेफर्ड टैक्स में भी इसका ट्रीटमेंट कुछ होगा। जल्दी करो। हाँ जी, पहुंच गए एंड तक, डेफर्ड टैक्स तक भी। इधर देखो अब, डिविडेंड रिसीवेबल। भाई इनकम रिसीवेबल तब ही बनती है जब हम कमा लेते हैं, पैसे नहीं आए होते। ठीक है ना, रिसीवेबल तो कमा लिया। डिविडेंड रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी हैव अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 23। तो डिविडेंड इनकम स्टेप 1 लेजर बनाएंगे। अब रिसीवेबल है या अनअर्न्ड है? तो रिसीवेबल एसेट होता है, क्लोजिंग रिसीवेबल इस तरफ आ गया, कितना? 23। ठीक है जी। अब जबानी भी हम सोच चुके, क्या रिसीवेबल है मतलब कमा लिया है, आ नहीं लिया है, इनकम है, कैश नहीं है। और वैसे भी इनकम के लेजर में बैलेंसिंग फिगर अगर इस तरफ आ रही है तो इधर क्या आया करता है? क्योंकि इनकम है ना, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, कैश इस तरफ आता है, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा?
इनकम जो पीएनएल में जाती है, बैलेंसिंग हमने निकाली, काम हमारा हो गया। अब हमने पीएनएल के अंदर 23 रुपए की इनकम बुक कर ली हुई है, ऐसा ही है। अब टैक्स वालों का जरा पढ़ो क्या मामला चल रहा है। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं टैक्स वाले, क्या कह रहे हैं जी, टैक्स वाले क्या कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं द डिविडेंड्स आर टैक्सेबल ही नहीं है। मतलब ये क्या है, एग्जेम्प्ट इनकम। क्या है ये, तो फिर क्या करते थे करंट टैक्स में, पुरानी बात, माइनस कर देते थे। डिविडेंड इनकम माइनस कर दी हमने, क्योंकि ये क्या है, एग्जेम्प्ट है। लाल मार्कर याद होगा आपको, लिखा करते थे यहाँ पे पीडी। फिर आज तो रेकन्सिलेशन नहीं बनानी, लेकिन कोई नहीं, आपको टाइम बच गया तो बना भी दे सकता हूँ। तो फिर पीडी सामने होना चाहिए ना, ठीक है। तो क्या है जी, 23 है, लो। हाँ जी, तो करंट टैक्स में जो करते थे तो पहले भी करते आ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं, ठीक है। डेफर्ड टैक्स के अंदर पहली बार आज एग्जेम्प्ट इनकम आ रही, क्योंकि ये रिसीव हो नहीं गई। ये क्या है, रिसीवेबल। क्या है ये, रिसीवेबल। तो डिविडेंड रिसीवेबल 23 की कैरिंग अमाउंट। अच्छा, अब टैक्स बेस क्या है, अब सारे बच्चों ने ये बोला 0, ये बोला 0, ठीक है। मतलब क्या, कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है ना। जब टैक्स वालों ने टैक्स लेना नहीं है तो इस 23 के कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। तो बिल्कुल आपने सही बोला था, लॉजिकली बात तो सही है कि 23 का डिफरेंस कोई डिफरेंस 0 लिखकर आपने कहना था जी टैक्स बेस तो 0 है, कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। लेकिन ये 0 लिखने से एक मसला पैदा हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस आएगा। अब नहीं, रेट 0% लगाना करेक्ट नहीं है, रेट 0% लगाना करेक्ट नहीं है, ठीक है। असूल क्या है, स्टैंडर्ड जो असूल बताता है वो देखें। डेफर्ड टैक्स बुक ही टेम्परेरी डिफरेंसेस के लिए होता है। डेफर्ड टैक्स का परमानेंट डिफरेंस से कोई ताल्लुक नहीं, तो रेकन्सिलेशन के अंदर हमें डालना पड़ता है। डेफर्ड टैक्स तो परमानेंट डिफरेंसेस पे बुक होता ही नहीं है। आप डिफरेंस लेकर क्या लिखोगे उसके आगे, टीटीडी या डीटीडी, क्या वो टैक्सेबल है फ्यूचर में, क्या ये टैक्सेबल है कभी फ्यूचर में? तो ठीक है, बात आपकी समझ में आती थी कि जी आपके कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, टैक्स बेस 0 ले लें। पर स्टैंडर्ड ने आगे बढ़ के कहा नहीं, यहां पे मैं आपके साथ जबरदस्ती करूंगा। परमानेंट डिफरेंसेस जो हैं, अगर उनकी कैरिंग अमाउंट है तो टैक्स बेस जबरदस्ती कैरिंग अमाउंट के बराबर करो, ताकि कोई डिफरेंस ना आए। बेशक आगे देखो, ऐसा भी हो सकता था मेरे चांद 0% वाले, ऐसा भी तो हो सकता था कि 20% रेट होता, डिफरेंट रेट भी आ सकता था, ठीक है। तो बहरहाल वो तो खैर सेपरेट रेट है, वो तो चल जाएगा। लेकिन 0% से भी काम चल जाता है, चल जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है स्टैंडर्ड का, वो गलत हो जाता है। तो स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिकली एक चीज बता दिया आपको, पहुंचना तो 0 पे ही है ना, तो समझ के बूझ के कॉन्सेप्चुअली इसको यहां पे पहुंचाएं। ये देखें क्या लग रहा है यहां पर, खतरे का निशान, खतरा 440 वोल्ट। रुको, स्टॉप, खतरे का निशान क्या हुआ, परमानेंट डिफरेंस आ गया है। तो कैरिंग अमाउंट को, टैक्स बेस को जबरदस्ती पकड़ के कैरिंग अमाउंट के बराबर करो, ताकि यहां पर डिफरेंस क्या आए, 0, खतरे का निशान, ठीक है। सही है, समझ आ गई? आगे चलो, खत्म हो गया। आखिरी, ये आप जल्दी से कर दो, अब तो ये सही करोगे, बस ये दूसरी तरफ चला गया। यानी आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे परमानेंट डिफरेंसेस डेफर्ड टैक्स में आए हैं। इससे पहले आए तो कभी नहीं थे, इसलिए ये बताया भी नहीं था। लेकिन जिस दिन मैंने बात की थी पहले एडवांस में कि जिस दिन आएगा तो पता लगेगा कि रिसीवेबल के परमानेंट डिफरेंस के साथ करना क्या है। तो परमानेंट डिफरेंस का ट्रीटमेंट क्या है डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में, कैरिंग अमाउंट को जबरदस्ती टैक्स बेस के बराबर करना है। करंट टैक्स में तो जो करते आ रहे थे वही करना है। जल्दी करो। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड एक्रूड फाइन एंड पेनल्टीज। फाइन पेनल्टीज पेएबल है, पहली बार आज देखा ये पेएबल है, वरना बस पेड ही होता था। तो सिर्फ करंट टैक्स वाली ट्रीटमेंट चल रही थी, ठीक है ना।
विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 29। तो फाइन पेएबल, फाइन एंड पेनल्टी जो भी लिख लें, फाइन पेएबल तो नहीं लिखते होते हम, यहाँ पे लिखते होते हैं एक्सपेंस ना, ठीक है। तो फाइन एंड पेनल्टी एक्सपेंस, पेएबल है, पेएबल है, प्रीपेड है प्रीपेड, फाइन पहले ही पे कर दिया हमने जी, हमने वायलेशन करनी थी जी। अच्छा, पेएबल है जी, पेएबल, तो क्लोजिंग में पेएबल आ रहा है, क्लोजिंग पेएबल कितना 29। अब अगर पेएबल है तो इसका मतलब जुर्माना हो चुका, हम रिकॉर्ड भी कर चुके, लेकिन अभी पेमेंट हमने नहीं की। तो फिर एक्सपेंस कैश साइड पे डेबिट एक्सपेंस लेजर में आता है, लेकिन ये बैलेंस की फिगर इधर आ रही है, तो ये क्या आ गया, पीएनएल वाली फिगर। एक्सपेंस जो पीएनएल में जाना है ये 29 होगा बैलेंसिंग, ठीक है। अब आगे पढ़े, फाइन्स एंड पेनल्टीज आर नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पजेज। तो ये क्या है फिर, एक परमानेंट डिफरेंस। तो फिर यहाँ पे तो पहले से ट्रीटमेंट सीख रखा है आपने, ऐड कर देंगे फाइन्स एंड पेनल्टीज, क्योंकि ये क्या है, नॉट अलाउड। ये क्या है जी, नॉट अलाउड डिडक्शन। तो ये एक परमानेंट डिफरेंस है, ये भी लिख लेते हैं हम साथ रेकंसिलिएशन के लिए, ठीक है। अब कितना है जी, 29। अब चूंकि ये फाइन पेनल्टी पेएबल है तो बैलेंस शीट में तो नजर आ रही होगी, तो इसका मतलब इसकी कैरिंग अमाउंट तो है। तो यहां पे हमने लिखा फाइन्स पेएबल, शॉर्ट लिखता हूं, फाइन्स पेएबल, ये एक परमानेंट डिफरेंस है। इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है जी। अब दिल में क्या आ रहा था, टैक्स बेस 0 कर लें क्योंकि इसका कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंस नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड आगे बढ़ा और उसने बढ़ के कहा ना 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 ना, ज़बरदस्ती इसको टैक्स बेस के बराबर कराऊंगा, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे कुछ लिख दिया तो डिफरेंस आ जाएगा जिसको कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। हालांकि अगर आप इसको डिडक्टेबल डिफरेंस कह सकते हो, क्या लाइबिलिटी कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो टैक्स 0 कर दो, ज्यादा हो टैक्स बेस, तो क्या आता है डिडक्टेबल डिफरेंस। क्या मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि फ्यूचर में ये जब पे होगा तो डिडक्शन के तौर पे अलाउ हो जाएगा। टैक्स वाले कह रहे हैं कभी भी अलाउ नहीं करेंगे, तो ये क्या है, एक परमानेंट। तो परमानेंट डिफरेंस का रूल क्या हो गया, करंट टैक्स की वर्किंग में तो आपने उसको उल्टा देना है, ठीक है। इनकम या एक्सपेंस को, इनकम एग्जाम्प्ट है तो उल्टा देना, एक्सपेंस डिसअलाउड है तो उसको उल्टा देना है, और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में टैक्स बेस को जबरदस्ती पकड़ के कैरिंग अमाउंट के बराबर करना है, ठीक है। तो यहां पे भी डिफरेंस क्या आ गया, 0, ठीक है। अब वो रूल आपका पूरा हो गया। देखो ये पढ़ो, तीसरा केस है अजीब। पहला केस क्या था जी, अगर टैक्स वाले कैश बेसिस पर हैं तो सब्र करें, टी अकाउंट बनाने के बाद रिवर्स कर दें इनकम एक्सपेंस को करंट टैक्स की वर्किंग में और रिकॉर्ड करें कैश को। डेफर्ड टैक्स में कैरिंग अमाउंट है, टैक्स बेस नहीं होगी और डिफरेंस आएगा जिसको बड़ा सोच विचार के आपको टैक्सेबल या डिडक्टेबल लिखना पड़ा, ऐसे किया। फिर दूसरा केस आया, टैक्स वालों ने कहा यार बस छोड़ो लड़ाइयां बहुत हो गई, आओ गले लग जाओ, एक्रूअल बेसिस पे आ गए, भाई शुक्र करो, टी अकाउंट बनाने के बाद नो एडजस्टमेंट इन करंट टैक्स, कोई डू नथिंग, करंट टैक्स में डू नथिंग, और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस क्या होंगी, बराबर, ठीक है। तीसरा केस है परमानेंट डिफरेंसेस का, ये अजीब केस है, ये हमने अजीब केस ही तो किया है जबरदस्ती करके, हैं जी, समझ आया उसको यार। परमानेंट डिफरेंस आ जाए तो दो ही हैं, एग्जेम्प्ट इनकम या डिडक्शन नॉट अलाउड। तो इन डेफर्ड टैक्स वर्किंग कैरिंग अमाउंट विल अपीयर एंड टैक्स बेस विल बी अज्यूम्ड टू बी इक्वल टू कैरिंग अमाउंट, ठीक है। हालांकि वो होती नहीं है बराबर, लेकिन हम अज्यूम करेंगे कि ये बराबर है ताकि कोई डिफरेंस आने ना पाए, ठीक है जी। रीजन क्या है, वी डू नॉट वांट द क्रिएशन ऑफ टेम्परेरी डिफरेंस, क्योंकि टेम्परेरी डिफरेंस, परमानेंट डिफरेंस और टेम्परेरी डिफरेंस ये दो अलग बातें होंगी, यहाँ पे टेम्परेरी डिफरेंस निकलते हैं, ठीक हो गया, सही है। चलो लो जी, सवाल तो मेरे ख्याल में खत्म हो गया, और तो कुछ नहीं बचा अब इसमें, कितने गया हैं, आगे निकल गया वहाँ, ये रंगीन हो गया ना सारा, ब्लैक नहीं रहा। अब
डेफर्ड टैक्स बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 17 वॉज 0। ये तो बहुत तंग जगह है डेफर्ड टैक्स के लेजर के लिए, वहाँ बना लें हैं। नहीं, रूल नहीं मिटा रहे, ये उधर जगह है ना, करंट टैक्स की वर्किंग ख़त्म नहीं होगी, उसके नीचे खुली जगह है, तो वर्किंग 11 यहाँ खुली खुली करते हैं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन वाला लेजर आ गया। अब 1 जनवरी 2018 पर, अच्छा क्लोजिंग में क्या है पहले तो ये देख लें। अब यह देखें, रेट्स चूँकि डिफरेंट हैं, वैसे हैं तो सही ना डिफरेंट, एक आदत तो होनी चाहिए हमें, वैसे तो अलग बात है। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि डिविडेंड क्या, किधर का डिविडेंड, ये डिविडेंड क्या है, नॉट टैक्सेबल। ठीक है, डिविडेंड क्या है, नॉट टैक्सेबल। तो खैर अगर ये रेट्स अलग अलग लगाना चाहें तो यूँ करेंगे हम, कितना जी, वैसे बता रहा हूँ, वैसे टोटल ही कर देंगे, कितना, नॉर्मल 30% है, तो हर चीज़ पर 30%, 30%, 30%, 30% लगता आएगा, 30%, 30%। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये वो भाई साहब कह रहे थे उस वक्त कि इसको 0% कर देंगे, ठीक है। लेकिन चूँकि डिफरेंस ही नहीं निकला इसलिए टोटल भी कर सकते हैं, इसलिए मैं अलग अलग नहीं करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर 30%, पर वो 0 है, वो 0 की वजह से 30% लग के 0 होगा, ठीक है। एग्जाम्प्ट इनकम थी ना वो तो, लेकिन ये अलग अलग करके टाइम ज़ाया ना करो, एप्लीकेबल नहीं है इस तरह से। जब कोई बैलेंस होगा ना सेपरेट रेट वाला जब आएगा तो फिर ये एप्लीकेबल हो जाएगा हमारा ये वाला कॉलम, ठीक है। लेकिन मैंने वैसे आपको बताया कि आप इसके सामने 0% लिख सकते थे, फिर यहाँ वाला 0 कर दे, लेकिन इसका एक नंबर कट जाना था आपका, एंड वाला आंसर तो ठीक हो जाता, लेकिन वो जो आपने टेम्परेरी डिफरेंस क्रिएट कर देना था ना एग्जाम्प्ट इनकम पे, उस पर आपका एक आधा नंबर जो इसका होना था वो कट जाना था, ठीक है, सही है। चले खैर छोड़ें, नेट करें हैं, 8 का क्या है, टैक्सेबल, ये भी टी है, ये भी टी है, हाँ TTD। तो फिर रेट लगा सब पर ही जो है, सारे 30% वाले ही थे, 30% आ गया, तो फिर 2.4 का इस बच्चे का नाम क्या है, इसके बच्चे का DTL, तो 2.4 का डेफर टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस आ गया क्लोजिंग, ठीक है जी। अब ये 2.4 DTL है 31 दिसंबर 2018 पर, वर्किंग नंबर 2, ओके 2.4, और चूंकि उसने कह दिया है ओपनिंग 0 है तो इसलिए यही डेफर टैक्स एक्सपेंस भी बन जाएगा। लेकिन चलो अज्यूम किया हमने जी 1 जनवरी 18 पे ब्रॉड डाउन 0, सवाल ने बताया, वरना तो आपको पता है अगर कोई चीज़ होती तो हमें निकालना भी आता है, आप पिछले साल की डेफर टैक्स की वर्किंग करनी पड़नी थी, ठीक है। और मेरा ब्लू मार्कर डेफर टैक्स एक्सपेंस बैलेंसिंग निकालने के लिए आ गया। तो DTE क्रेडिट साइड पे नज़र आ रहा है जी बेटा, ओके नेक्स्ट, इधर आ जाए जी टैक्सेबल प्रॉफिट 298 का टैक्सेबल प्रॉफिट, और टैक्स एट द रेट ऑफ 30% है, कितना 89.4। अब आपने पहली जो 2 लाइनें छोड़ी हुई थी उनमें आप लिखेंगे करंट टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू 89.4, आगे ब्रैकेट में वर्किंग 1, डेफर टैक्स एक्सपेंस 2.4, ये DTL क्रेडिट DTE डेबिट है ना, तो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। और उसके लिए वर्किंग नंबर 11 का रेफरेंस दे देंगे, कहानी खत्म। और अगर आप की चाहत है तो आपको मैं फटाफट नोट बना देता हूँ, इसका बना ही लेते हैं, नोट की जगह तो नहीं है, इधर बना लेते हैं, ठीक है। तो पिजन लिमिटेड, अभी तो मैंने फिर IFRS 16 के MCQs भी कराने हैं, इसलिए जो भी है टाइम तो पूरा करके जाओगे ना, हाँ हाँ अभी करेंगे, 1-2 भी हो जाएं। PL ये प्रॉफिट और लॉस नहीं है, पिजन लिमिटेड है, पिजन ही है ना, हाँ ये मैंने पिजन लिमिटेड पूरा इसलिए लिखा कि PL से आप ये ना समझे प्रॉफिट और लॉस है। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है पर बना रहे हैं, तो जल्दी से बना दें ज़रा, मुझे 1 मिनट लेना है लेकिन आप, मैं तब तक तैयारी पकड़ लेता हूँ। नहीं, मैंने बताया तो है अभी थोड़ी देर पहले, आपकी आंख लगी हुई थी कि जो पहली 2 लाइनें स्टार्ट में छुड़वाई थी ना, उसमें आप नहीं लिखना था करंट टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू 89.4 था ऐसे वर्किंग वन, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस 2.4, वर्किंग नंबर 11। ये आपकी रिक्वायरमेंट थी, अगर इस सवाल की रिक्वायरमेंट देखें। वो तो मैंने बीच में कह दिया नोट भी बना दो, ठीक है। हाँ जी, डन। CTE कितना है जी? 89.4। CTE डेबिट, CTP क्रेडिट, DTE डेबिट, DTL क्रेडिट, टोटल 91.8। PBT कितना था जी? 300 था गालिबन। टैक्स रेट है 30%। और अब मसला क्या आया है देखो, हाँ सिंपल है ये तो, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो 2 परमानेंट डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इस पर 1% नहीं लगना था, पूरा 30 लग गया, तो माइनस करेंगे। इस पर 1% नहीं बचना था, पूरा 30% बच गया, तो प्लस करेंगे। सोच के किया था, लेकिन पर्चे के लिए क्या बताया हुआ है, यही साइन उठा लो, लेस और ऐड टैक्स इफेक्ट एग्जाम्प्ट इनकम का, और तो पहले लेस कर दें एग्जाम्प्ट इनकम डिविडेंड, ठीक है। अब कितनी है डिविडेंड इनकम? 23। अब देखो 23 पर 0% लगना था, इस 300 में तो पड़ा है ना, तो इस 300 पढ़ने की वजह से सारे 300 पर जब 30% लगा तो इस 23 पे भी 30% लग गया, तो ये नहीं लगना चाहिए था। तो हमने क्या कर देना इसको, माइनस कितना, 6.9। फिर ऐड, साइन पकड़ा हमने, पेनल्टी, पेनल्टी 29 की है, इस पर भी 30% बच गया है, क्योंकि इस 300 में से ये माइनस हुआ है, ठीक है। तो वो सारा बचत वाला मामला गड़बड़ हो गया, वो टैक्स ऐड करना होता है तो 30%, लेकिन साइन से हम वैसे ही चल लेते हैं, हमें ये सोचने की इस तरह ज़रूरत नहीं पड़ती जी। 8.7 प्लस हो गया, टोटल बताएं, बराबर हो गया 91 पॉइंट, ठीक है। अच्छा, आ जाएं जी। अब आइए फारस 16 के MCQs पे शुरू तो करें ना अल्लाह का नाम लेके, फिर आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे ये भी पूरे। रिजल्ट आ गया ना, करो ना यार, उन्होंने ये छेड़ रहे, मुझे छेड़ रहे हैं। रिजल्ट 5 बजे का आया उन्होंने, पेज नंबर 175। बस 5 मिनट तो और पढ़ लो, आज तो लेंथी क्लास, तो पूरे टाइम पे छोड़ूंगा इंशाल्लाह। देखो नहीं हुआ, अच्छा चलो 2 मिनट मेरे नाम पे आज। ये देखो बरकत के लिए ये आखिरी 2 MCQs कर लो, मैंने बोला है तो मेरे हया ही रख के ये 2 MCQs, मैंने IFRS 16 के MCQs करने हैं, मैंने ये कहा था शुरू में
तो इस हया से ही 2 MCQ कर जाओ, अल्लाह तुम्हें पास करेगा। 2 MCQ कर लो, सारे कर लें नहीं बस दो which two of the following are considered as lease payments for the lease? कौन कौन सी लीज पेमेंट्स हैं लेसी के लिए? किसके लिए? लेसी के लिए। वेरिएबल लीज पेमेंट्स दैट डिपेंड ऑन इंडेक्स और रेट, बिल्कुल पढ़ा था हमने। वेरिएबल लीज पेमेंट्स जो होती हैं वो लीज पेमेंट्स होती हैं, ऐसे ही है ना। लेसी के लिए लीज पेमेंट्स होती हैं, हाँ, वो आपकी वर्किंग वन में नहीं आती, पीवी ऑफ एलपी में नहीं आती, उसकी सारी अकाउंटिंग में नहीं आती, जो लीज की अकाउंटिंग राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटी वाली। बस हमने कहा था जब पे करेंगे तो उसकी एंट्री करेंगे एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, पर है तो लीज पेमेंट ही ना। और बोलो कि जाके दिखाऊं वहां से नोट्स में? अच्छा ये है। नेक्स्ट, अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल बाय लेसी अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटीज, यानी जीआरवी की बात कर रहा है। तो जीआरवी लीज पेमेंट में आता है, लेसी की लीज पेमेंट में बिल्कुल आता है, ठीक है। अब बोलो, और समझ आ रही है? रेजिडुअल वैल्यू गारंटीज प्रोवाइडेड बाय लेसर, प्रोवाइडेड टू लेसर बाय लेसी। अब ये है क्या चीज? ये जीआरवी है ना, ये जीआरवी है जो कि लेसी ने लेसर को प्रोवाइड की है। अब लेसी के लिए कौन सी जीआरवी होती थी? याद करो, जो वो कहते थे हम एक्सपेक्टेड टू बी पेड है। वो कह के कुछ आता था लेकिन अपनी एस्टिमेशन करता था घर बैठ के, याद है? वो कह के आया कि मैं गारंटी करता हूं 5 मिलियन, लेकिन घर आके उसने सोचा इसको 5 से ज़्यादा मिल जाएंगे, तो फिर जीआरवी क्या ली थी इसने? 0। या 3 मिल जाएंगे तो जीआरवी क्या ली थी? 2। तो एक्सपेक्टेड टू बी पेड ये लेसी की जीआरवी है। भाई देखना जरा इधर, बड़ा अहम एमसीक्यू है। लेकिन जो रेजल वैल्यू प्रोवाइडेड बाय लेसर बाय लेसी है, ये तो वो एग्रीमेंट वाली जीआरवी होती थी जो लेसर अपने सवाल में एज इट इज ले लेता था। ये लेसी की लीज पेमेंट में नहीं आती, ये लेसर की ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में जरूर आती है। ये बात समझ आई है? पता नहीं समझ आई है कि नहीं। जो प्रोवाइड करके आता था ना जी, उसके बारे में फिर वो क्या करता था? सोचता था। हमने कहा था सोचो, और सोच के फिर वो अपनी जीआरवी लेसी बनाता था। तो लेसी की लीज पेमेंट में एक्सपेक्टेड टू बी पेड है, लेकिन लेसर क्या करता था? एग्रीमेंट वाली उठाता। तो ये क्या लिखा हुआ है? लेसी ने लेसर को जो गारंटी किया वो तो एग्रीमेंट वाली है, वो लेसर की लीज पेमेंट में आती है, लेसी की लीज पेमेंट में नहीं आती। तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? लीज पेमेंट फॉर द लेसी। तो ये लीज पेमेंट फॉर द लेसी नहीं है। रेजिडुअल वैल्यू गारंटी प्रोवाइडेड टू द लेसर बाय पार्टी रिलेटेड टू लेसी। ये भी क्या आता था? लेसी के जानने वाले ने जो कहा है वो भी क्या है? वो भी जीआरवी बनती थी, लेकिन एग्रीमेंट वाली। जीआरवी तो है लेकिन कौन सी वाली? एग्रीमेंट वाली। तो ये जीआरवी एग्रीमेंट वाली जो है, ये तो लेसी के लिए जीआरवी नहीं होती थी। ये एग्रीमेंट वाली जीआरवी लेसर ले लेता था, चाहे वो लेसी ने गारंटी किया हो, चाहे लेसी के जानने वाले ने किया हो। देखो कैसे धोखा दिया हुआ था उसने, लेसी और लेसी के जानने वाला, लेकिन वो तो जीआरवी है एग्रीमेंट वाली। लेसर तो एज इट इज ले लेगा। हाँ, अगर यहाँ पे होता ना रेजिडुअल वैल्यू गारंटी प्रोवाइडेड बाय लेसर टू अ पार्टी रिलेटेड टू लेसर, तो फिर वो यूजीआरवी बन जाती है। खैर चलें, वो तो और बात हो जाएगी। तो ये भी लेसी की नहीं है, तो ये 2 हैं, ठीक है। एक आखिरी बस, इफ IFRS 16 परमिट्स सर्टेन एसेट्स टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम रिकग्निशन ट्रीटमेंट फॉर राइट ऑफ यूज एंड एसेट, मतलब वो कौन से? लो वैल्यू और शॉर्ट टर्म। विच टू ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स लीज टू एन एंटिटी वुड बी परमिटेड टू बी एग्जेम्प्ट? एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग 45 लीज फॉर 12 पंजे 60, 5 साल। ये ना लो वैल्यू है ना शॉर्ट टर्म। एन आइटम ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग सिर्फ 30,000 लीज फॉर, ये लो वैल्यू एसेट है, उसकी शॉर्ट टर्म नहीं है 2 साल की, ठीक है। तीसरा है न्यू मोटर व्हीकल विच कॉस्ट 1.5 लीज फॉर, ये शॉर्ट टर्म है। आ लैपटॉप कॉस्टिंग 150 लीज्ड फॉर 36 महीने विच इज एक्सपेक्टेड टू बी सब। अगर सब लीज है तो हेड लीज बढ़ा के आया था। देखो अब वो एक छोटी सी बात पढ़ी थी लेकिन एक एमसीक्यू आ गया। अगर सब लीज कर दिया आपने लो वैल्यू एसेट को, तो हेड लीज फिर लो वैल्यू वाली नहीं रह जाती, तो ये भी नहीं है। तो आपका बी और सी है, ठीक है जी।
बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। बहुत दुआएं आपके लिए, खुद भी दुआएं कीजिएगा। जुमे का दिन है, जुमे की नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, ज़रूर कीजिएगा दुआ अपने लिए, सबके लिए दुआ करना, अपने लिए भी इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करेंगे, सबके लिए भी करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।